गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मॉर्निंग आप सर। लोग? कैसे हैं आप सब? सर ठीक है। ठीक है। ऐसा लग रहा है थके हुए हैं आप लोग, है ना? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है। आज हम कौन लोग सा लेसन है? लेसन नंबर 8, 8वां अध्याय है समास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शुरू करें? यस सर। शुरू किया जाए यस इसको। सर। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त। मैं लिख रहा हूं यहां पर, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? छोटा। क्या छोटा। होता है? बताइए हमको। छोटा। छोटा। तो छोटा समास, होता है, छोटा अब छोटा। देखिए, हाँ सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। अब आपके मन में एक और चीज आती होगी कि ये भी शब्दों को जोड़ता है और संधि भी जोड़ती है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? यस सर। है ना? तो देखिए, संधि और समास में क्या यस अंतर सर। है, सुन लीजिए पहले। संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका? वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल। और वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क, ख, ग, अ, आ, ई, यही वर्ण होते हैं ना? यस सर। तो वर्णों का मेल किसमें होता है, जरा बताएंगे फिर आप लोग। संधि में। किसमें संधि होता है? में। सर संधि। संधि में। संधि में। अब देखिए समास संधि में क्या में। होता है। अब देखना है समास में कैसा मेल होता है। समास में होता है पदों या शब्दों का मेल। पदों या शब्दों का मेल। ठीक है। तो अब शब्द क्या होते हैं? जैसे देखिए, राम प्लस लक्ष्मण। ये बताइए, दो शब्द हैं कि दो वर्ण हैं? हमको बताइए जरा आप लोग को। सर दो शब्दों के साथ दो शब्द है। दो शब्द है। दो शब्द है ना दो ये? शब्द है। तो देखिए, यस सर। समास और संधि में अंतर क्या है? संधि दो वर्णों का मेल कराती है वर्णों का और मतलब समास दो पदों या दो दो शब्दों का पदों मेल का। कराता है। ठीक है। अंतर समझ में आ गया? यस सर। आकांक्षा पांडे, जिसके माइक से आवाज आ रही है ना, रिमूव कर देंगे ग्रुप से, मैं बता रहा हूं अभी। यस सर। जिसके भी माइक से आवाज आएगी मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से ही। पढ़ते रहिएगा आप लोग घर बैठ के। सुनिए, तो संधि और समास में अंतर यह हो गया कि संधि जो है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल कराती है, और समास जो है दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल कराता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या होता है समास का अर्थ? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। चलिए, तो समास की परिभाषा सुन लीजिए। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। मतलब दो पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, और दोनों को जोड़कर एक संक्षिप्त पद में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही क्या है? वही प्रक्रिया समास कहलाती है। अब देखिए, समास और संधि, संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। विच्छेद मतलब अलग अलग। देखिए, दोनों को तोड़ा जाता है, लेकिन जो संधि में तोड़ा जाता है उसको विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब अलग करना। और विग्रह, विग्रह मतलब उसके अर्थ को जानना। अविनाश सिंह,
क्या क्यों जो ये पड़ी है क्या के पड़ी है नीचे बुक ले जो नीचे से मक्सा बुक नीचे कौन बोल रहा है? अविनाश सिंह? अविनाश सिंह कौन है ये? गजब आप लोग बदतमीज है भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बात मत करिए, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? म्यूट कर दे सबको। जब आपके आसपास शांति ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे आप लोग? घर में दिन भर शोर होता रहता है क्या आप लोगों के? चलिए अब देखिए, संधि का विच्छेद होता है। विच्छेद मतलब अलग करना, और विग्रह, विग्रह मतलब अर्थ को जानना। ये संधि और समास का अंतर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। ध्यान देंगे आप लोग। तो समास के कुल 4 भेद बताए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, तो अब हम जानेंगे कि अव्यय, अव्यय क्या होता है? अव्यय होता वह है जो परिवर्तित न हो। अव्यय जो खर्च न हो, परिवर्तित न हो, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। अब परिवर्तन कैसे होगा? लिंग से, वचन से और काल से। तो जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें अव्यय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय पद। अब एक चीज और देख लीजिए, समास में हमेशा 2 पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। 2 पदों के मिलकर जो बनता है वही समासिक, या 2 पदों का जो रूप बनता है वही विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। एक होता है पहला पद और एक होता है दूसरा पद। इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक। तो चलिए, अव्ययी भाव की परिभाषा हम जानते हैं, पढ़ते हैं क्या हो सकता है अव्यय की परिभाषा। तो इसमें 2 पद हैं, दोनों की चर्चा की जाएगी। तो देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, इसके बाद समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। मतलब जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, देख लीजिए, यथाशक्ति। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब आप कहेंगे कि सर इसमें अव्यय कहाँ है, हमको अव्यय की पहचान कराइए। तो देखिए, यथा प्लस शक्ति, यथा धन शक्ति, इन 2 पदों से ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया आपका उत्तर पद, ठीक है। तो पहला पद इसमें हमेशा अव्यय होगा। अव्यय मतलब जिस पर लिंग का, वचन का और काल का कोई प्रभाव न पड़े। तो आइए चेक करते हैं कि अव्यय है कि नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है यथा। चलिए, तो क्या इसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो यथी हो जाएगा? नहीं होगा। क्या इसको स्त्रीलिंग में हम परिवर्तित करेंगे, सॉरी, इसको हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो यथे हो जाएगा? नहीं होगा। इस आधार पर हम इसको अव्यय मान सकते हैं। तो जब इसका पहला पद अव्यय हो गया तो ये समास अव्ययी भाव हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? ये सर शक्ति में क्या होगा? क्या? नो सर। शक्ति संज्ञा है। शक्ति किसी चीज का नाम है, शक्ति संज्ञा होता है। हाँ, क्या बताएं? सर एक बार और थोड़ा बता दीजिए। चलिए, एक और परिभाषा सुन लीजिए। एक परिभाषा और, सॉरी, एक उदाहरण और देख लीजिए। मैं लिख रहा हूं प्रतिदिन।
इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन या रोज। तो ये किससे बना हुआ है? देखिए, ये बना है प्रति से और दिन से, तभी तो मिलकर प्रतिदिन बना है। तो अब इसको देखिए, इसमें दो पद हो गए, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। और अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये कहती है कि इस समास का जो पहला पद है वह अव्यय होना चाहिए। तो प्रति में अगर इसको हम पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या प्रता हो जाएगा? अगर इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या ये प्रत्यय हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस आधार पर यह क्या रहेगा? अव्यय हो जाएगा। और दूसरा दिन क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो क्या है परिभाषा? जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, आप किसी कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। अब दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? देखिए, इसमें भी दो पद होगा, लेकिन इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद प्रधान नहीं होगा। अब लिख दे रहा हूं यहां पर, पहला पद प्रधान नहीं, दूसरा पद प्रधान। अब देखिए, इसमें पहला पद संज्ञा होगा, इसमें पहला पद संज्ञा होगा लेकिन प्रधान नहीं होगा। और दूसरा पद क्या होगा? वह क्रिया या विशेषण होगा लेकिन वह प्रधान होगा। देख लीजिए, फिर से ध्यान से सुनिए। इस समास का पहला पद प्रधान नहीं होता है और दूसरा पद प्रधान होता है तथा बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देखिए कैसे। नंबर कौन बोल रहे हो? अजय गुप्ता? अजय गुप्ता, अब तक कहाँ अटके थे कि पेज नंबर पूछ रहे हो बीच में? सर मैं नहीं पूछा हूँ। हाँ, कौन पूछा है? पता नहीं। पहले बोलने का ढंग सीख लो, ठीक है? सर अविनाश पूछा है। यस सर। अविनाश सिंह, तुमको पेज नंबर नहीं पता? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? सब पता है, सब मिल गया। तो बीच में क्यों इंटरप्शन कर रहे हो? पढ़ने का तो मन है नहीं, दबाव में पढ़ रहे हो परिवार के, घर के, माँ बाप के। चलिए अब देखिए, इसका उदाहरण हम लोग देखते तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास जैसे पूजा घर, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूजा का घर। क्या हो जाएगा ये? पूजा का घर। मतलब वह घर जहाँ पर पूजा का घर, क्या कहते हैं? पूजा का घर या पूजा घर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें कारक की विभक्ति आएगी। इसमें हमेशा कारक की विभक्ति आएगी, कर्ता से लेकर और अधिकरण कारक तक। तो इस आधार पर हम समझ जाएंगे कि तत्पुरुष है। याद रखिए, इसको जो विग्रह करेंगे तो का, के, की, को, ना, ने, नी, मा, में, मी, के, लिए, को, ये सब आएगा। और जब ये सब आएगा तो हमको समझ जाना है तुरंत कि यह तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, एक और देखिए, घुड़सवार। घुड़सवार, तो क्या होगा विग्रह इसका? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। हाँ,
तो ये बताइए यहाँ पे चिन्ह आया है कि नहीं आया है? पर आया है कि नहीं घोड़े आया पर है? सवार। कारक सर, क्या आया होता है है। यहाँ पर? परसर्ग जिसको कहते हैं, यस सर। परसर्ग आया है। तो जिस समास को सर विग्रह करने आया में, है। जिस समास ये को सर। सड़प जिस समास को विग्रह करने में कारक चिन्ह या परसर्ग आते हो वह समास तत्पुरुष समास का अंग होता है, याद रखिएगा। जैसे इसी प्रकार है पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, वो भी तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां भी का के की आया है, तत्पुरुष हो जाएगा। अब तत्पुरुष के कई भेद हैं, जैसे द्विगु समास है, कर्मधारय है, देखिए पढ़ा रहे इसी में तत्पुरुष के भेद। पहला है द्विगु तत्पुरुष, द्विग तत्पुरुष। तो द्विगु की परिभाषा में सुन लीजिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, मतलब इसका जो पहला पद वो होगा हमेशा न्यूमेरिकल होगा, उसमें कोई शब्द नहीं आएगा, वो नंबर के बारे में बताएगा। जैसे चौराहा, त्रिकोण, ठीक है, पंचगंगा, ऐसे, ठीक है, नवग्रह, नव देवी, नव दुर्गा, इस तरह के शब्द आएंगे। मतलब पहला पद जो होगा वह हमेशा संख्यावाची होगा। और दूसरा है इसका कर्मधारय, दूसरा है कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या होता है? जिस समास का पहला या जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय। याद रखिए इसको, पहला पद क्या होगा? पहला पद हमेशा विशेषण होगा, मतलब विशेषता बताएगी, और दूसरा क्या होगा? यह संज्ञा होगा। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो दूसरा पद संज्ञा है, पहला पद विशेषण है, तो इसमें कर्ता की विशेषता को पहला पद बताएगा। याद रखिएगा, दूसरे पद की विशेषता को पहला पद बताएगा, यही है कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे नीला गगन, नीला है जो गगन, गगन कैसा है? नीला है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। तो नेत्र की विशेषता बता रहा है ना कि नेत्र कैसे है? कमल के जैसे हैं। गगन कैसा है? नीले रंग का है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो वह कर्मधारय होता है। और एक और इसका भेद है न तत्पुरुष, न तत्पुरुष। कौन आवाज कर रहा है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए अब देखिए न तत्पुरुष क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष का ही भेद है ना, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न या अभाव के अर्थ में आए, मतलब जहां पर पहला पद नकारात्मक हो वह न तत्पुरुष होता है। जैसे अजन्मा, अजन्मा मतलब जिसका जन्म ही न हुआ हो, न जन्मा। दूसरा उदाहरण है अनचाहा, मतलब हम जिसकी चाह नहीं रखते हैं वो क्या है? अनचाहा मतलब न चाहा। और असत्य,
मतलब जो सत्य न हो न सत्य हो जाएगा। ठीक है, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद नकारात्मक जिसका अर्थ नहीं हो वह न तत्पुरुष होता है। कुछ पूछना है शिवांगी, शिवेश, अंबुज, किसी कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर द्वंद्व समास। मुझे सेकंड वाला जो नहीं समझ में आया, कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष का आप पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, मतलब दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताएगा, वही कर्मधारय होगा। ठीक है, यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब इसमें दो पद हैं, पहला और दूसरा, और दोनों क्या हैं? प्रधान है। प्रधान। इसमें दोनों प्रधान हैं। अब देखिए, अब इस समास को पहचानेंगे कैसे? दो शब्दों के बीच में एक चिन्ह लगा रहता है, ये योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? योजक चिन्ह। जैसे योजक चिन्ह। जैसे देखिए, माता और माता पिता, तो माता पिता के बीच में चिन्ह लगा हुआ है ना, और इसको तोड़ देते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? माता और पिता। तो माता और पिता क्या है? दो अलग अलग तत्व हैं। माँ अलग तत्व है, पिता अलग तत्व है। तो दो धर्मों को मिलाकर, मतलब जो दो पद हैं तो दोनों की अलग अलग प्रधानता है। तो इस समास में क्या है? इस समास में दोनों के दोनों पद प्रधान है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। किसी कुछ पूछना है इसमें? नो सर। इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, जैसे माता पिता, नो सर। दुख, हानि, लाभ, ठीक है, रात दिन, तो इसमें जो चिन्ह होता है उसको तोड़कर और लगा देते हैं, इसका विग्रह हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस दो पदों में क्या होता है? इस दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें से कोई प्रधान नहीं होता है, और दो पद मिलकर एक नए तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं। याद रखिए, बहुब्रीहि में जो दो पद होते हैं दोनों में किसी की प्रधानता नहीं होती है, और वो मिलकर एक नए पद का सृजन करते हैं, वही क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे दस आनन लिख रहा हूं मैं, दशानन, तो दशानन का जब विग्रह करेंगे, 10 हैं आनन जिसके, या 10 हैं मुख जिसके, तो कौन था? रावण था ना, जिसके 10 मुख थे, रावण था। यस सर। यस सर। एक दांत है जिसके, अर्थात कौन? गणेश जी। गणेश। चतुर्भुज, गणेश जी। 4 भुजाओं वाला, अर्थात कौन? विष्णु जी। विष्णु जी। गोपाल, गाय को पालने वाला, कृष्ण अर्थात जी। कौन? श्री कृष्ण। कृष्ण जी। जलज, जल में कृष्ण उत्पन्न जी। होने वाला, अर्थात कौन? कमल। कमल। तो कमल। बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में यह होता है कि दोनों पद में प्रधानता किसी की नहीं होती है, वो मिलकर एक नए और तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। सर जो दशानन है, सर जो दशानन है सर, वो कौन से नए पद का मतलब बना रहे हैं? कौन सा नया पद? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। रावण, तो नया पद रावण बन रहा है ना? रावण बन तो रहा है सर नया पद। रावण बन रहा है नया पद। तो 10 हैं आनंद जिसके, 10 आनंद किसके थे? देखो, 10 रावण के। सुनो पहले, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 10 और आनंद। आनंद। 10 मतलब 10, आनंद मतलब मुख, तो 10 मुख वाला कौन था? रावण। तो न 10 ही प्रधान हुआ, न आनंद ही प्रधान हुआ, प्रधानता किसकी हो गई? रावण की।
रावण की। तो हो गया ना बहुब्रीही हो गया ना, Yes, जिसमें sir. किसी की Yes, प्रधानता sir, में हो दोनों गया। पद मिलकर एक तीसरा नए पद। पद का सृजन करते हैं। ठीक है, और Yes, किसी sir. किसी कुछ Yes, पूछना है? sir. समास आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. समास समझ में आया आप सबको? Yes, sir. चलिए Yes, sir. एक्सरसाइज कराया जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, चलिए sir, कराइए। अब पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग बुक से कर लेंगे अपनी कॉपी में, Okay, sir. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir, हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का संबंध किस समास से है, उस समास का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए रसोई घर कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष, बहुत बढ़िया। तत्पुरुष। विग्रह क्या होगा इसका? तत्पुरुष। रसोई का घर। रसोई के लिए घर। रसोई का हाँ, रसोई का घर। चलिए बहुत रसोई बढ़िया। का घर। चलिए दूसरा है आजन्म। आजन्म। नहीं, ना नहीं है तत्पुरुष। ना, तत्पुरुष। ये है अव्ययी भाव। अव्यय है ना, आजन्म मतलब जन्म भर, इसमें न नहीं होगा। आ मतलब नहीं आ का अर्थ नहीं होता है। आ मतलब हाँ होता है, अ मतलब नहीं होता है। आ मतलब हाँ और अ मतलब नहीं, याद रखिएगा। तो आ जन्म मतलब जन्म से, ये अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव होगा। गौ में क्या होगा? धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, क्या हो जाएगा यह? तत्पुरुष। तत्पुरुष, बहुत बढ़िया, तत्पुरुष। 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 हाँ, और दिन रात क्या हो जाएगा? द्वंद्व पुरुष। द्वंद्व सर, पुरुष, ये तो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, पुरुष। द्वंद्व द्वंद्व समास। समास। पुरुष। चलिए अरे दसमुख, पुरुष बोला सर, दंत। दसमुख क्या होगा? बहुव्रीहि। हाँ, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। हाँ, और यस सर, बहुव्रीहि समास। कर कमल क्या होगा? कमल। जो हाथ हैं वो कमल के जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषता बताई जाएगी। कर्मधारय। कर्मधारय तत्पुरुष। बस कर्मधारय लिखिए, कर्मधारय। बस कर्मधारय लिखिए। ओके सर। चलिए अब पांचवा देखिए, पांचवा देखिए। सर रुक जाइए, लिख लेने दीजिए। सर आगे बोलिए। चलिए पांचवा देखिए, सर बोलिए। निम्नलिखित समस्त पदों में से द्वंद्व समास के उदाहरण खोजिए और उस पर ट्रिक कीजिए। तो बताइए, पहला क ख ग घ में से द्वंद्व कौन सा है? भाई बहन। भाई बहन। सर ख भाई बहन। ये सर ख भाई बहन। ट्रिक करिए उसको। सर हो गया। दूसरे में कौन सा होगा देखिए तो? सुख दुख। सुख दुख। सर सुख दुख घ वाला। सुख दुख, उसको ट्रिक सर करिए, घ वाला सुख दुख। उसको ट्रिक करिए। और अंगा में देखिए तीसरे में देखिए कौन सा होगा? सुख चैन। सुख चैन। सुख चैन। क वाला। सुख चैन। क वाला। चलिए सुख चैन। अब छठा देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का उपयुक्त विग्रह छांटकर उस पर ट्रिक लगाना है। कमल नयन क्या हो जाएगा? कमल जैसे नयन वाला। कमल जैसे नयन वाला। हाँ, दूसरा होगा कमल जैसे नयन वाला। ख को देखिए, गंगा यमुना क्या हो जाएगा इसमें? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। और गौ का देखिए, गजानन
गजानन गजल गज और आनंद वाला नहीं, गज जैसे जैसा आनंद गज वाला, जैसे आनंद वाला। गज जैसे आनंद वाला। हाँ चलिए 7वां कर लेंगे आप लोग। यस सर कर लेंगे यस सर कर लेंगे, कर लेंगे। यस सर कर लेंगे अब रहने दिया जाए। यस सर। यस सर समझ में आया आज Yes, का sir. आज का क्लास कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। पढ़ाई नहीं कर